जो जाट करे वो और कोई न कर पाए, जाट से पंगा जो ले वो पाछे पछताए। दो भाइयों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, सबसे पहले गड्ढे में वो ही गिरते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है दो जाट भाइयों की है। कहते हैं कि जाट से जो पंगा लेता है उसके जीवन में पछताने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है, वो बाद में पछताता ही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों कहा गया है कि जो जाट करे वो और कोई ना कर पाए, जाट से पंगा जो ले वो पाछे पछताए। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने क्यों कहा है, ये लाइन बुजुर्गों ने क्यों दर्शाई है? तो दोस्तों, इन्हीं लाइनों का अर्थ एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है, आप इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अभी तक आपने यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक जाट किसान रहता था। उसकी पत्नी का बहुत समय पहले देहांत हो चुका था। उस जाट के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम बिशन था और छोटे बेटे का नाम किशन था। दोनों बहुत ही छोटे थे। उस जाट रामदीन ने अपने दोनों बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उन्हें उनकी मां की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। रामदीन के पास अच्छी उपजाऊ जमीन थी, सो गुजारा अच्छे से हो जाता था। अब तो उसके बेटे भी बड़े हो चुके थे। रामदीन ने बड़ी मेहनत से अपने बेटों का पालन पोषण किया था। अब जब बेटे बड़े हो गए तो रामदीन को लगने लगा कि घर संभालने के लिए किसी औरत का होना बहुत जरूरी है। अब तक तो जैसे तैसे रामदीन ने घर संभाल लिया था, पर अब वह भी बूढ़ा होता जा रहा था। शरीर में शक्ति कम होती जा रही थी। घर भी कैसे संभाले? आदमी लोगों के तो काम ऐसे ही होते हैं, रोटी बना ली तो बना ली, सब्जी बनाई तो बनाई, बस ऐसे ही किसी तरह पेट भर लेते हैं। चूल्हे में राख ऐसे ही पड़ी रह जाती है, क्योंकि उन्हें खेत पे भी तो जाना होता है। आंगन को कभी बुहारा तो कभी बुहारा नहीं, ऐसा ही छोड़ दिया। अब रामदीन ने इरादा बना लिया कि मुझे अब बिशन की शादी कर देनी चाहिए। समय बीतता गया और कुछ दिन बाद बिशन की शादी भी हो गई। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। बिशन की पत्नी ने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। समय से खाना बनाकर तीनों को खिलाना, घर की साफ सफाई करना, आंगन बुहारना। अब लगने लगा था कि जैसे उस औरत ने उस मकान को घर बना दिया था। पर अब धीरे धीरे रामदीन की तबीयत खराब रहने लगी थी। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बड़े बेटे बिशन को समझाते हुए कहा कि बिशन, मुझे लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। तुम्हारी माँ जैसे मुझे पुकार रही हो, बेटा मैं चाहता हूं जाने से पहले मैं तुझे कुछ समझा कर जाऊं। ये जो तेरा छोटा भाई किशन है ना, बहुत ही भोला भाला है। मेरे जाने के बाद तू इसका ध्यान रखना। बिशन ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किशन मेरा छोटा भाई है, मैं इसका अपने से भी अधिक ज्यादा ध्यान रखूंगा। कुछ दिन बाद दोस्तों रामदीन की मृत्यु हो जाती है। पिता के जाने के बाद बिशन तो किसी तरह संभल गया, पर किशन का हाल बुरा हो गया था। वह हर समय अपने पिता को याद करता रहता। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। अब उसका इस तरह से चुपचाप गुमसुम बैठे रहना बिशन और उसकी पत्नी को अखरने लग गया। बिशन की पत्नी को अब अपने देवर की 4 रोटियां भारी लगने लगी। उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। अब बिशन भी उसकी बातों में आने लगा। एक दिन बिशन की पत्नी ने किशन से कहा, किशन शौक बहुत हो गया है, अब उठ और काम कर ले। जो पेट में खाता है वह फ्री का नहीं है। मेरे पति पूरा दिन मेहनत करते हैं और तू चुपचाप बस घर में पड़ा रहता है। देख, पेट भरना है तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुफ्त की रोटी तुझे नहीं मिलेगी। ये सुनकर किशन पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। अभी वह अपने पिता की मृत्यु से भी नहीं उबरा था कि भाभी का नया रूप देखकर उसके कलेजे को जैसे धक्का सा लग गया।
अब वे दोनों पति पत्नी किशन से सारा काम करवाते, खेत में ले जाते, खेत से घर तक का सारा काम किशन ही करता। किशन ने भी इसको अपनी नियत मान लिया था। सारा काम करने के बाद भी बस रूखी सूखी 2 रोटी खाकर वह सो जाता। कभी उसने अपने भाई से शिकायत भी नहीं की थी। किशन चुपचाप बस सब कुछ सह रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। किसी बात को लेकर बिशन की पत्नी ने किशन पर हाथ उठा दिया। किशन पर बिशन भी हाथ उठाता था। भाई के हाथ से मार खाकर उसे इतना बुरा नहीं लगता था जितना कि आज भाभी के हाथ उठाने पर लगा। उस दिन किशन को बड़ा गुस्सा आया। उसने भैया से कहा कि भैया, मैंने तुम लोगों का बहुत काम किया है, कभी उफ तक नहीं की, पर आज भाभी ने सारी मर्यादा लांघ दी, मुझ पर हाथ उठा दिया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरा बंटवारा कर दो। बंटवारे जैसी बात जब बिशन ने किशन के मुंह से सुनी तो आग बबूला हो गया, पर समाज के डर से उसने बंटवारा करने की ठान ली। बिशन ने ना तो किसी सरपंच को बुलाया और ना ही किसी गांव के अन्य व्यक्ति को, और खुद ही बंटवारा कर दिया। उसने सारी उपजाऊ जमीन खुद ले ली और जो बंजर जमीन का टुकड़ा था वह किशन को दे दिया। घर भी उसने खुद ही कब्जा लिया था। घर के नाम पर उसने किशन को खेतों पर पड़ी एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी थी। सारे पशु उसने खुद रख लिए और एक बूढ़ा बैल किशन को दे दिया। लेकिन किशन इतने में भी खुश था। उसने अपने भाई से कुछ भी नहीं कहा और वह बूढ़ा बैल लेकर खेत में चला गया। उस दिन किशन ने खाना भी नहीं खाया और रात में अकेले बैठकर अपने भाग्य पर रो रहा था। तभी उसका बूढ़ा बैल उसके पास आया और इंसानी भाषा में उससे बोला, रो मत किशन, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब किशन ने बैल को इस तरह से इंसानों की भाषा में बोलते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम इंसानी भाषा में कैसे बोल सकते हो? उस पर बैल बोला, मैंने जब तुम्हें इस तरह से रोते देखा तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ पल के लिए ही सही पर मुझे ऐसी जबान दे दो कि मैं इंसानी भाषा बोल सकूं। किशन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे मानो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, ये सुनकर किशन ने बैल के गले में बाहें डाल दी। आज किशन को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पिता बैल के रूप में उसके पास सांत्वना देने के लिए आए हों। उसके बाद बैल ने फिर से बोलना शुरू किया और कहा, किशन, मैं तुम्हारी तभी मदद करूंगा, पहले तुम्हें शपथ खानी पड़ेगी कि जो भी मैं तुम्हें से कहूं तुम उस बात को मानोगे। किशन ने 3 बार शपथ खाई। हाँ, मैं शपथ खाता हूं, तुम्हारी बात मानूंगा, मैं शपथ खाता हूं, तुम्हारी बात मानूंगा। इस तरह से उसने 3 बार शपथ खाई। किशन के शपथ खाते ही बैल ने किशन के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनते ही किशन की आंखों में आंसू आ गए और वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसने बैल से कहा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर बैल ने कहा, किशन, तुमने शपथ खाई है, अगर तुम अपने वचन से फिरोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैंने तुमसे कहा है। किशन भारी मन से उठा, अपने बैल की रस्सी पकड़ी और झोपड़ी के अंदर चला गया। पूरी रात उसने रोते रोते गुजारी। अगले दिन बैल की रस्सी पकड़कर वह जमींदार के खेतों में जा पहुंचा। बैल के कहने पर ही उसने मक्का के खेत में बैल को छोड़ दिया। जमींदार की मक्का के खेत में बैल ने कुछ तो मक्का खाई और कुछ पैरों से रौंद दी। उसने ऐसे दिखाया कि जैसे जमींदार का बड़ा ही नुकसान कर दिया। फिर बैल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किशन ने जब ये देखा तो दौड़कर उसके पास गया और बैठकर उसके पास फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने बैल के बताए मुताबिक बैल को किसी तरह से खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया और कुछ मक्का के भुट्टे तोड़कर बैल के मुंह में ठूंस दिए। उसके बाद किशन ने बैल के बताए अनुसार जमींदार के घर के सामने छुपकर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। जमींदार के खेत में बैल घुस गया है, पूरी मक्का खा गया, पूरा खेत तबाह कर दिया। जमींदार के खेत में एक बैल घुस गया है। ये सुनते ही जमींदार तमतमा कर लाठी लेकर घर से निकला और अपने खेत की तरफ चल दिया। किशन छुपा हुआ ये सब देख रहा था। जमींदार ने जाते ही देखा कि बैल उसके मक्का के खेत में घुसा हुआ है और खड़ा मक्का खा रहा है। कुछ पेड़ भी उसने अपने पांव से रौंद रखे हैं। अब तो जमींदार ने आव न देखा न ताव,
लाठी लेकर बैल पर बरसाना शुरू कर दिया। लाठी पड़ने से बैल जमीन पर गिर पड़ा। तभी किशन वहां आ जाता है। किशन ने जैसे ही अपने बैल को जमीन पर पड़ा देखा तो छाती पीट पीट कर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय रे, इस जमींदार ने मेरे बैल को मार दिया, कोई आओ, हाय रे, इसने मेरे बैल को मार दिया। जमींदार ने जब किशन को इस तरह से रोते हुए देखा तो वह बैल के पास आया। उसने देखा कि बैल तो हकीकत में मर चुका है। अब जमींदार थर थर कांपने लगा, क्योंकि उस जमाने में गाय या गाय के बछड़े या बैल या सांड को मारना बड़ा ही पाप माना जाता था। जमींदार ने किशन को सांत्वना दी और कहा, बेटा रो मत, मैं तुम्हारे बैल को तो जिंदा नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें कुछ धन जरूर दूंगा। किशन ने अपने आंसू पोंछे और जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मेरा बैल तुम्हारे को चांदी के सिक्कों में वापस नहीं आ जाएगा। पर जमींदार ने उसे समझाते हुए कहा, देखो किशन, तुम गांव वालों को बुलाओगे तो गांव वाले पंचायत करेंगे, कुछ जुर्माना मुझसे ले लेंगे या फिर मुझे जेल करवा देंगे। इससे न तुम्हारा फायदा होगा न मेरा फायदा, दोनों का ही नुकसान है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम लोगों को मत बुलाओ। जो मैं गांव वालों को हर जाने के तौर पर दूंगा वह मैं तुम्हें दे देता हूं। किशन इसके लिए राजी हो गया। उसके बाद जमींदार किशन को अपनी हवेली पर लेकर गया और एक बोरी चांदी के सिक्के उसने किशन को दे दिए। फिर उसने किशन से पूछा, बताओ बेटा, क्या ये तुम्हारे लिए काफी होंगे? किशन ने धन्यवाद देते हुए कहा, हाँ जमींदार साहब, इतना धन मेरे लिए काफी है। फिर चांदी के सिक्के के भरे बोरे को घर में रखकर घर का ताला लगाकर वह उसी जगह पर पहुंचा जहां उसका बैल मरा पड़ा था। किशन बैल के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, तुमने मुझे मरते मरते भी अमीर बना दिया। मेरे साथी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने जमींदार से इजाजत लेकर उसी के खेत में गड्ढा खोदकर अपने बैल को दबा दिया। उसके बाद किशन अपने घर गया। आते ही उसने चांदी के सिक्कों का बोरा खोला और सोचने लगा, जरूर ये 20 किलो तो होंगे। फिर उसने अपने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इन्हें तौल कर देख लूं। अब तो उसके पास तराजू तो था ही नहीं, इसलिए वह अपने भाई के घर पहुंचा। भाई से उसने कहा, भैया मुझे अपनी तराजू दे दो, मुझे कुछ तौलना है। ये बात सुनकर बिशन के दिमाग में खटका सा हो गया। ये तो इतना गरीब है कि इसके पास खाने के भी लाले हैं, फिर इसके पास ऐसा क्या आ गया जो इसे तौलने की जरूरत पड़ गई। बिशन ने किशन को तराजू तो दे दी, पर अपना शक पुख्ता करने के लिए तराजू के तले में थोड़ा सा मोम लगा दिया। तराजू लेकर किशन जो था अपने घर पहुंचा और सिक्कों को तौलने लगा। पूरे 20 किलो ही सिक्के थे। 20 किलो सिक्के से अलग 10 सिक्के और बच गए। किशन ने वह 10 सिक्के अपनी जेब में डाले और बाकी के सिक्के बोरे में वापस भर के बोरे का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद किशन ने उस बोरे को छुपा दिया और अपने भाई की तराजू भी वापस कर आया। जब भाई के हाथ में तराजू आई तो उसने तराजू को पलट करके देखा। दुर्भाग्य से एक चांदी का सिक्का उस मोम में चिपक गया था। चांदी का सिक्का देखते ही बिशन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, इस भिखारी के पास भला चांदी के सिक्के कहां से आए हैं? कुछ तो इसने गड़बड़ की है और वह राज मुझे जानना पड़ेगा। दोस्तों, अगले दिन बिशन किशन के घर पहुंचा और बड़े ही प्यार से बोला, भाई आजकल कहाँ रहते हो? घर भी नहीं आते हो। कल तराजू लेने और देने के लिए आए थे, घर के भीतर तब भी नहीं आए। भला ऐसी क्या नाराजगी? तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे लिए पूछ रही थी। किशन ने अपने भाई को इस तरह से विष घोलती मीठी मीठी बातें करते जब सुना तो मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा, आज तक तो इन्हें मेरी फिक्र कभी हुई नहीं, पर आज देखो कितनी फिक्र जता रहे हैं। मित्रों, धीरे धीरे बातें करते करते आखिर बिशन ने किशन से पूछ ही लिया, किशन, इतने चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए हैं कि तुम्हें तराजू से तौलने की आवश्यकता पड़ गई? ये सुनते ही किशन का दिल धक से रह गया। बिशन को ये सब कैसे पता चल गया? तब बिशन ने अपनी चालाकी किशन को बताई कि किस तरह से उसने तराजू के पलड़े के नीचे मोम लगा दिया था। अब किशन को समझ आया कि ओहो, क्यों मेरी भाभी मुझे याद कर रही थी और क्यों मेरे भाई को आज मेरी इतनी फिक्र हुई। किशन ने भी अपने मन में सोचा, क्यों ना इन दोनों पर पत्नी को सबक सिखाया जाए। किशन के मन में भी कहीं ना कहीं बदले की भावना दबी हुई थी और आज उसे मौका मिल गया था। उसे वह एक एक पल याद आया जो उसके भाई भाभी ने उसके साथ मारपीट की थी।
किशन ने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहा, भैया मेरे पास जो बूढ़ा बैल था ना, मैंने उसे काट कर उसका मांस जमींदारों के घर में बांट दिया था, जिससे खुश होकर जमींदारों ने मुझे 1 बोरी भरकर चांदी के सिक्के दिए। ये सुनते ही बिसर वहां से उठकर चल दिया और अपने घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी ने कहा, ये जी उसने तो अपना बूढ़ा बैल काट कर जमींदारों को बांटा है, हम अपना हष्ट-पुष्ट बैल काट कर जमींदारों में बांटेंगे तो देखना 1 बोरे की जगह 2 बोरी चांदी के सिक्के मिलेंगे। दोस्तों, बिशन को सोचते हुए बोला, पर मैंने कभी नहीं सुना कि जमींदार बैल का मांस खाते हैं। इस पर पत्नी ने कहा, हो सकता है वह खाते हों, पर चोरी छुपे खाते हों। आपको तो पता ही है गाय या बछड़े को मारना कितना बड़ा पाप है और इसके लिए सजा भी निर्धारित की है सरकार ने। तो हो सकता है कि वह चोरी छुपे ही बैल का मांस खाते हों, तभी तो उन्होंने 1 चांदी के सिक्के भरकर किशन को दे दिए हैं। दोस्तों, अब ये बात पत्नी के मन में गड़ गई। अगले दिन बिशन अपना हष्ट-पुष्ट बैल लेकर जमींदारों के घर के सामने पहुंचा और एक आरी लेकर अपने बैल को काटने बैठ गया। किसी ने उसको ऐसा करते देखा तो सारे जमींदारों के पास खबर पहुंचाई और जब तक सारे जमींदार इकट्ठे होकर बिशन के पास पहुंचे तब तक बिशन ने बैल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें ले जाकर जमींदारों के घर थैले भर भर कर देने लगा। जब जमींदारों ने इस तरह की हरकत बिशन को करते हुए देखी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बिशन को लानती देना शुरू कर दिया और उसको खूब मारा पीटा। उसके बाद गांव वालों ने एक पंचायत बिठाई और बिशन पर मोटा जुर्माना लगा दिया। जुर्माना देने के कारण अब उसके घर की हालत माली सी हो चुकी थी। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। एक बैल को तो उसने खुद ही अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। अब बचा 1 बैल, उसके साथ भला वह खेत कैसे जोत पाएगा। अब तो बिशन और उसकी पत्नी किशन से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे और उससे बदला लेने के लिए नए नए तरीके सोचने लगे। दोस्तों, इधर किशन एक अमीर आदमी बन चुका था। उसने उस कच्चे घर की जगह एक पक्का घर बनवा लिया था, खेती बाड़ी भी खरीद ली थी और 2 हष्ट-पुष्ट बैल भी खरीद लिए थे। ये सब देखकर बिशन के कलेजे में सांप लौट जाता। एक दिन बिशन रात के समय किशन के घर पहुंचा तो देखा कि किशन आंगन में चारपाई लगाकर सो रहा है। यही मौका उसे चाहिए था। उसने किशन को धोखे से उस बोरे में बांध लिया और कांधे पर रखकर डगमगाते हुए उसे नदी में फेंकने के लिए चल दिया। हलते डुलते जब किशन की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बोरे में बंद पाया। वह समझ नहीं सका कि किसने उसे बोरे में बंद किया है। उसने जोर से हिलना डुलना शुरू कर दिया तो बिशन ने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जा नालायक, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरा सब कुछ लुटवा दिया, अब मैं तुझे मार कर ही दब लूंगा, मैं तुझे नदी के गहरे पानी में फेंक कर आऊंगा। दोस्तों, किशन अब समझ चुका था कि उसके भाई ने उसके साथ क्या किया है। उसने अपने आप को शांत रखकर ठंडे मन से सोचना शुरू किया कि इस विपत्ति से मैं कैसे छूट सकता हूं। तभी बिशन चलते चलते थक गया। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। उसने एक पेड़ के नीचे बोरा रखा और वहीं पास में बैठकर आराम करने लगा। उसे भूख भी बड़ी तेजी से लगने लगी थी। फिर बिशन ने चारों तरफ जैसे ही नजर दौड़ाई तो उसे पके पके फल दिखाई देने लगे। असल में वह एक बाग में रुका हुआ था और कुछ दूरी पर जो पेड़ थे उन पर पके पके फल लटक रहे थे। बिशन के ये देखते ही मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़े से फल खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊं, फिर इसे नदी में फेंक करके आऊंगा, और अभी तो रात है, कौन यहाँ इसे बचाने आ रहा है। ये सोचकर बिशन उन फलों की तरफ लपका। इधर किशन के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आनी शुरू हुई। उसने समझ लिया कि कोई राहगीर घोड़े पर बैठकर यहाँ से गुजर रहा है। तो किशन ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, भैया मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी पहले से एक पत्नी है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब ये आवाज उस राहगीर ने सुनी तो वह ठिठक गया और घोड़े से उतरकर उस बोरे के पास पहुंचा तो क्या सुनता है कि किशन बोरे के अंदर से बैठा बैठा बोल रहा है, भाई मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पहले से ही एक पत्नी है, मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही उस घुड़सवार ने किशन से पूछा, तुम्हें इस बोरे में किसने बंद किया और भला क्यों? किशन बोला, भाई दरअसल बात तो यह है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं,
पर दहेज के लालच में मेरा बड़ा भाई किसी अमीर बाप की बेटी से मेरा ब्याह दोबारा करवाना चाहता है। भाई मैं मना कर रहा हूं पर मेरा भैया मान ही नहीं रहा है। ये सुनते ही उस राहगीर के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने किशन से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, एक पत्नी तुम्हारी पहले से ही है और दूसरी लेने जा रहे हो, और एक बेचारा मैं हूं जिसकी अभी शादी तक नहीं हुई है। यदि तुम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते हो तो मेरी शादी ही करवा दो भले मानुस। ये सुनते ही किशन ने उससे कहा, ठीक है भाई, पहले तुम मुझे इस बोरे से निकालो। उसने बोरा खोला, किशन बोरे से बाहर आ गया। फिर किशन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो तुम इस बोरे में मेरी जगह बैठ जाओ, मेरी जगह तुम्हारा ब्याह उस लड़की से हो जाएगा। राहगीर को तो बस यही चाहिए था, वह उसकी जगह उस बोरे में बैठ गया। किशन ने उस बोरे का मुंह कसकर बांध दिया और उस राहगीर के घोड़े पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इधर बिशन भी फल खाकर बोरे के पास लौट आया। अब फल खाकर उसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया था, नई ताकत शरीर में महसूस होने लगी थी। उसने फिर से बोरे को अपने कंधे पर रखा और नदी के पुल पर जा पहुंचा और नदी के बीच धारा में उसने वह बोरा फेंक दिया। बोरे के साथ ही वह राहगीर उसमें डूबकर मर गया। फिर बिशन ने वहां खड़े खड़े ही जोर से ठैका लगाया और कहा, देखा मुझसे पंगा लेने का इल्जाम। उसके बाद वह अपने घर की तरफ खुशी खुशी चल दिया। इधर किशन घोड़ा लेकर अपने घर पहुंचा। घोड़े को उसने बांधा और चारपाई पर सो गया। अगले दिन बिशन ने सोचा कि किशन तो अब इस दुनिया से चला गया, अब जो भी किशन का है वह सब हमारा हो जाएगा। वह यही सोचकर हंसते हंसते किशन के घर की तरफ चल दिया। पर किशन के घर की चौखट पर पैर रखते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया। जब सामने उसने एक अस्पष्ट घोड़ा बंधा हुआ देखा, वह चौंक गया कि यह घोड़ा किशन के घर में कहां से आया। फिर वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि किशन तो बिस्तर पर मस्त सो रहा है। ये देखकर बिशन के मन में ठनका सा लगा, मैंने तो इसको बीच धार में फेंक दिया था, फिर ये बचकर कैसे आ गया। ये सोचते हुए उसने किशन को झंझोड़ना शुरू कर दिया। किशन ने जब अपनी आंखें मलते हुए आंखें खोली तो देखा उसका भाई सामने खड़ा हुआ है। उसने अपने भाई के कुछ बोलने से पहले ही कहा, अरे भैया तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे किनारे पर ही फेंक दिया। थोड़ा सा और गहरे में फेंकते तो न जाने में कितना धनमाल लेकर लौटता। आगे तो हाथी और इससे भी अच्छे अच्छे घोड़े, हीरे जवाहरात, कितने प्रकार के रत्न पड़े हुए थे। वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, बस ये घोड़ा ही मेरे हाथ लगा। किशन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बिशन का तो ये सुनकर के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने किशन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो। तो किशन बोला, हाँ भाई, मुझे तो लगता है कि वह नदी कोई साधारण नदी नहीं है, कोई जादुई नदी है। अब तो बिशन के मन में भी लालच जाग गया। उसने अपने भाई से कहा, आज रात तुम मुझे बोरे में बंद करके नदी में फेंक देना, मैं तो बड़े बड़े हाथी और हीरे जवाहरात सब कुछ लाऊंगा। मैंने तो तुम्हें थोड़ा किनारे पर फेंका था, पर तुम मुझे बीच धार में फेंकना। देख मैं तेरा भाई हूं ना, मैंने तेरा भला किया तो तू मेरा भला कर दे। प्रिय दर्शकों, किशन इसके लिए राजी हो गया। इसके बाद बिशन अपने घर खुशी खुशी लौट आया और आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी भी खुश होते हुए बोली, ए जी थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना, अपने लिए ही घोड़े हाथी मत लेकर आना, मेरे लिए भी हार हमें ले आना। ये सुनकर बिशन ने कहा, हाँ हाँ तेरे लिए भी लेकर आऊंगा। अब वह रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही अपने लिए बोरा भी अपने घर से ही लेकर आया। इधर किशन भी कब से तैयार बैठा हुआ था। भाई को आते देखकर उसने कहा, देखो भैया, मैं तुम्हें कंधे पर लाद कर नहीं ले जाऊंगा, साथ साथ चलो, नदी के पुल पर पहुंचकर ही बोरे में बांध दूंगा। दोनों इसके लिए तैयार हो गए और रातों रात नदी के पुल पर पहुंच गए। उसके बाद बिशन बोरे में घुसकर बैठ गया। किशन ने बोरे का मुंह कसकर बांध दिया और उठाकर नदी में फेंक दिया। नदी में थोड़ी देर गुड़ो गुड़ो करने लगा, बाद में उसका भाई डूबकर मर गया। प्रिय दर्शकों, फिर किशन निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ गया। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने अपने परेशान करने वाले को ठिकाने लगा दिया था। वह अपने घर आकर आराम से सो गया। उधर बिशन की पत्नी अपने पति का इंतजार करती रही तो उसने देखा 3-4 दिन हो गए उसका पति लौट कर नहीं आया, पर वह बेचारी किसी से कह भी नहीं सकती थी।
और कहती भी क्या कि मेरे पति ने खुद ही किशन से कहा है कि मुझे बोरे में बांधकर नदी में फेंक दो, या फिर ये कहती कि मेरे पति ने किशन को मारने की कोशिश की थी। अब बेचारी समझौता करने के अलावा और कर भी क्या सकती थी, अकेली जो पड़ गई थी, और अकेले उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह किशन से उलझ सके। इधर किशन ने एक संस्कारी लड़की से शादी की और हंसी खुशी दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करने लगे। किशन ने दरियादिली दिखाते हुए अपनी भाभी और उसके बच्चों का भी खर्चा उठा लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और ये कहानी आपके लिए और हमारे लिए सिखा करके जाती है कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। किशन का बड़ा भाई बिशन किशन के लिए मारना चाहता था, इसलिए बोरे में बंद करके नदी में फेंकना चाहा, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था, और ईश्वर ने एक ऐसा राहगीर भेज दिया जिससे किशन की जान बच गई और वह राहगीर जो था मारा गया। तो दोस्तों, आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि चाहे आपका भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, किसी के आप बुरा मत चाहना, किसी के बारे में आप बुरा मत देखना, किसी के बारे में आप बुरा मत सोचना। अगर आप दूसरों का बुरा सोचेंगे, दूसरों का बुरा चाहेंगे, तो उनका तो बुरा नहीं होगा, लेकिन आपका बुरा पहले हो जाएगा। यही कहानी आपको सिखाती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि जो जाट करे और कोई ना कर पाए, जाट से जो पंगा ले वो पाछे पछताए। ये दो जाट भाई थे, और जाट बड़ा ही बुद्धिमान और विवेक से काम लेते हैं, क्योंकि भाई तो दोनों जाट ही थे, लेकिन एक जाट भाई उसे मारना चाहता था और दूसरे जाट भाई ने अपना बदला ले लिया, और मारने वाला खुद ही मर गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।